हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लैडर में आप सबका स्वागत करता हूं। जियोग्राफी की सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपक्षय, अपरदन या वृहद संचरण या भूस्खलन क्या होता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जो पृथ्वी की सतह होती है आप सबको पता है वो अस्थायी है, कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब परिवर्तनशील भी है। आज हम देख रहे हैं तो कल वो वैसी नहीं होगी। कहीं पे मैदान बन रहे हैं, कहीं पे पर्वतों का निर्माण हो रहा है, कहीं पे मैदान का निर्माण हो रहा है, कहीं पे अपने ब्लॉक पर्वत बन रहे हैं, कहीं पे अपने जो पठार हैं वो बन रहे हैं। मतलब क्या है कि समय टू समय मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो एक परिवर्तनशील अपनी पृथ्वी की सतह होती है, उसके अंदर बहुत सी क्रियाएं हो रही होती हैं। तो ये दो तरह से जो परिवर्तन हो रहे हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, जो जितने भी सारी की सारी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होता है। दो तरह से कार्य कर रहा होता है। एक तो जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो बल उत्पन्न होते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेज में इसके बारे में जाना था, उससे क्या पर्वतों का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं पठार का निर्माण हो रहा है आंतरिक बल के कारण। तो इसी तरह से कुछ बाह्य बल भी कार्य कर रहे होते हैं। जैसे आंतरिक बल है वो निर्माणकारी एक प्रक्रिया है, पर्वत का निर्माण हो गया, पठार का निर्माण हो गया, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया, एक जो अपना सागर है, सागर नीतल का निर्माण हो गया। तो एक निर्माणकारी प्रक्रिया करती है। इसी तरह कुछ ना कुछ बाह्य बल भी कार्य कर रहे होते हैं। तो एक बाह्य जो बल कार्य कर रहे होते हैं वो तो निर्माणकारी प्रक्रिया है, और जो बाह्य बल कार्य कर रहे होते हैं वो लगभग एक समता का कार्य कर रहे होते हैं, समतल भूमि का निर्माण कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, आप बोल सकते हैं ये चीज़ें। तो जो बाह्य बल हैं उसके जो स्रोत हैं उसको हम ले सकते हैं, पवन हो गई, नदी का जल या नदी बेसिन में जो जल बहता है उसके कारण जो परिवर्तन होते हैं, जो समुद्री लहरें हैं, समुद्री तरंगे, उनके कारण जो परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो हिमानी होती हैं, ग्लेशियर वगैरह, वो जब मूव करते हैं उनके कारण जो परिवर्तन होता है। इन सब फोर्स के कारण जो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो स्थलाकृति है उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। तो हम बोल सकते हैं कोई ना कोई बाह्य कारक भी कार्य कर रहा होता है पृथ्वी की सतह के ऊपर, जो स्थल रूपों में परिवर्तन हो रहा है। तो आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो बाह्य कारकों की वजह से स्थल रूपों में परिवर्तन हो रहा है, उन सबसे किन आकृतियों का निर्माण होता है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आपने सुना होगा अपरदन की क्रियाएं होती हैं, अपक्षय की क्रियाएं होती है, जो भूस्खलन होता है, वृहद संचलन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है अपना वेदरिंग क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं अपक्षयन हिंदी में। मतलब ये हिंदी माध्यम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ में। तो अपक्षयन या वेदरिंग क्या होती है? तो जो अपक्षयन होता है, मौसम है, मौसम पल टू पल मतलब एक एक महीने में या समय में या एक एक साल में बदलता रहता है। तो जो मौसम में परिवर्तन होते हैं, जो पृथ्वी की विभिन्न तरह की चट्टानें होती हैं, चट्टानों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, बहुत सी चट्टानें, नीच चट्टानें होती हैं, है ना, स्लेट चट्टानें होती हैं, है ना, तो बहुत सी चट्टानें होती हैं। तो उनमें ना मौसम के परिवर्तन के कारण उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, उसमें भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो मतलब मौसम में परिवर्तन के कारण अगर किसी चट्टान के अंदर उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है या उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण वो टुकड़ों में विखंडित हो जाती है और अवसादों में परिवर्तित हो जाता है। जो ये क्रिया होती है उसी को हम अपक्षय बोलते हैं। अगर हम परिभाषित करना चाहते हैं, ये बोल सकते हैं कि मौसम परिवर्तन के कारण जो चट्टानी संरचना है
उसमें जो विघटन और वियोजन की प्रक्रिया होती है, उससे जो चट्टानी संरचना है उसका अवसादों में परिवर्तन होना ही अपक्षय की क्रिया कहलाता है, या वेदरिंग बोला जाता है जिसको। विघटन मतलब उसका भौतिक परिवर्तन, उसका टुकड़ों में विखंडित होना, और वियोजन मतलब होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन होना, उसका जो रासायनिक संगठन है उसमें परिवर्तन होना वियोजन कहलाता है। तो ये सारी की सारी क्रिया होती है ना, इसको हम बोलते हैं अपक्षय या वेदरिंग। तो ये एक स्थैतिक प्रक्रिया होती है। स्थैतिक मतलब एक ही जगह पे होती है, जहाँ पे कोई चट्टान है वहीं पे उसका भौतिक परिवर्तन होगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, उससे वो अवसाद में निर्माण होगा उसका चट्टान का, और वहीं पे रहेंगे, वो कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं होगा उस चीज़ का। तो ये कहलाता है अपक्षय। अब जैसे कोई चट्टान है, तो चट्टान का जो अवसादों में निर्माण होगा वो विभिन्न तरह से होता है, मतलब उसके अलग अलग शब्दावली होती है उसकी। जैसे चट्टान होती है, सबसे पहले ग्रेवल या बोल्डर बोलते हैं जिसको। बोल्डर मतलब गोलाश्म, हिंदी में बोलते हैं गोलाश्म। आश्म माने पत्थर, या गोल मतलब गोलाश्म बोलते हैं जिसको, गोल बड़े बड़े पत्थर, उसको बोल्डर बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों में निर्माण होगा। उससे छोटी जो आती है बजरी बोलते हैं जिसको, उसको ग्रेवल बोलते हैं, आकार छोटा होता है उससे। उसके बाद में अपनी सैंड आती है, उससे भी छोटा आकार की होती है सैंड, जिसको हम रेत बोलते हैं। फिर सिल्ट आता है, उससे छोटे आकार की। चिक्का, जिसको हम क्ले बोलते हैं, बिल्कुल छोटे आकार की होती है। मतलब जो चट्टान होती है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में परिवर्तित हो जाती है। सबसे ज़्यादा मड आता है, गात बोलते हैं जिसको, कांप बोलते हैं जिसको, मतलब देसी भाषा में, उसमें निर्माण हो जाता है। इसको हम बोलते हैं अपक्षय। तो बाह्य कारक की वजह से, मौसमी परिवर्तन की वजह से चट्टानों का इन अवसादों में निर्माण होना ही अपक्षय की क्रिया कहलाता है। एक स्थैतिक प्रक्रिया, उसी स्थान पे एक चट्टान है, टूट के इन अवसादों में निर्माण हो जाता है उसका। फिर आता है अपर्दन। अपर्दन मतलब क्या हो? अपर्दन के कारक होते हैं, जैसे वायु हो गई, पवन, नदियाँ, जल हो गया, जो महासागरीय तरंगे हो गई, हिमानी ग्लेशियर भी तो मूव करते हैं ना, स्लो करते होंगे बेशक, तो वो ही मूव करते हैं। इनके कारण जो चट्टानों का अपक्षय हो गया, जो अवसाद होते हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। पवन है वो अपने साथ अवसादों को उड़ा के ले जाएगी, जो जल होता है वह एक अपनी जगह से अवसादों को अपने साथ ले जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है उसका। ऐसे ही महासागरीय धाराएं वो ये काम करती है, हिमानी है जो ग्लेशियर है मूव कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह उनका स्थानांतरण करते हैं। तो स्थानांतरण के समय, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरण के समय जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं किसी चट्टान के अंदर, उसका विघटन होता है या उसका वियोजन होता है, इस प्रक्रिया को हम अपर्दन बोलते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा, हर कोई बोलता है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, उस प्रक्रिया को हम अपर्दन बोलते हैं। उसको नहीं बोलते। जब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है किसी अवसाद का, उस समय जो उससे रिलेटेड चट्टानें हैं उसके अंदर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना, उसको हम अपर्दन बोलते हैं। यह अपर्दन की क्रिया होती है। इसके अलावा तीसरी जो बाह्य कारकों की वजह से मेजर जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं हम वृहद संचलन बोलते हैं, जिसको हम भूस्खलन बोलते हैं। आपने पहाड़ी क्षेत्र के अंदर सुना होगा। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, जैसे हमारा भारत का हिमालयन क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, पर्वत होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण जो अपक्षय के कारण जो अवसाद बन चुके हैं, अपक्षय हो गया किसी चट्टान का, पर्वतीय क्षेत्र का, जो अवसाद बन चुके हैं, उस जो अवसाद बने हुए हैं ना, उनका जैसे अपर्दन में तो क्या था, वायु की वजह से या नदी के जल की वजह से या सागर के जल की वजह से एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरण हो रहा था। पर जो भूस्खलन होता है ना, उसमें क्या ये चीज़ें कारक काम नहीं करते, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊपर के जो चट्टानों का जो अवसाद बन चुके हैं, उनका नीचे की तरफ जो पर्वत है उसके पद की तरफ, मतलब
उसकी जड़ की तरफ उसका स्थानांतरण होता है। उस स्थानांतरण के समय जो वहाँ की चट्टानें हैं उसमें जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, या हम बोल सकते हैं उसका जो विघटन होता है या उसके अंदर जो वियोजन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भूस्खलन या वृहद संचलन। ये वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, मतलब ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में होती है जहाँ पे जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है ना वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। जो वृहद संचरण होता है या भूस्खलन होता है ये विनाशकारी होता है। जैसे आप अपर्दन की क्रिया देखोगे, अपक्षय की क्रिया देखोगे, जो आम आदमी जन है जो जान माल का इतना नुकसान नहीं करता जितना वृहद संचरण करता है या भूस्खलन करता है पर्वतीय क्षेत्रों में। ये एक अपना आपदा के रूप में अपने सामने आता है। तो एक विनाशकारी प्रक्रिया होती है। अगर मान के चलिए भी किसी पर्वतीय क्षेत्र में अपक्षय की क्रिया बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अपक्षय मतलब चट्टान का अवसादों में निर्माण हो गया, तो वहाँ पे अपना जो भूस्खलन है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। अगर वो अवसाद में पहले से परिवर्तन है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज़्यादा संचलन होगा नीचे की तरफ। अगर वो मान के चले वो चट्टान है जो उसकी जो रासायनिक संगठन है, उसकी जो संरचना है वो अगर मुलायम तरह की है, मतलब जलोढ़क टाइप की अवसादी चट्टानें हैं, मान लो एक तरह की क्या होती है आग्नेय चट्टानें होती है, वो कठोर होती है काफ़ी। एक आयंत्रित चट्टानें हैं वो भी प्रेशर और तापमान की वजह से काफ़ी कठोर बन जाती है। एक अवसादी चट्टानें बनती हैं जो दूसरी जगह से जो अवसाद लेके दूसरी जगह निक्षेपण किया जाता है, उससे जो चट्टानों का निर्माण होता है वो अवसादों से बनी चट्टानें होती है। अवसादी चट्टानें वो मुलायम होती हैं। अगर कहीं मुलायम चट्टानें हैं वहाँ पे भू संचलन अपक्षय भी ज़्यादा होगा, उससे अवसादों का निर्माण होगा और भू संचलन की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो जहाँ पे चट्टानी संरचना मुलायम है, जहाँ पे पर्वत है कोई उसकी जो ढाल है वो तीव्र है, जहाँ की पर्वत की हाइट ज़्यादा है, वहाँ पे जो अपनी भूस्खलन की प्रक्रियाएं प्रभावशाली ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और ये मतलब इतने हाई लेवल पे होती हैं कि ये नुकसान ही करते हैं, इसलिए इसको विनाशकारी प्रक्रिया भी बोलते हैं। अपर्दन जनरली अपने सामने होता है पर अपने को महसूस इतना नहीं हो पाता, तो उसको हम विनाशकारी नहीं बोलते हैं। अब जो अपना अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ या भूस्खलन हुआ, इन तीनों सम्मिलित प्रक्रियाओं का हम डेनुडेशन बोल देते हैं। डेनुडेशन मतलब आनाच्छादन की प्रक्रिया। तो ये तीनों प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो अपने अपने समय पे होती रहती है, एक जटिल प्रक्रियाएं हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनाच्छादन। अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये तीन प्रक्रियाएं हम सम्मिलित करते हैं। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें, अगर हम सबसे पहले अपक्षय पे जाते हैं। अपक्षय मतलब वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग जैसे बताया कि जैसे मौसम में परिवर्तन होते हैं उससे कोई भी चट्टानी संरचना है उसमें विघटन या वियोजन की प्रक्रिया होती है जिससे चट्टानों का अवसादों में निर्माण होता है। इसी को हम अपक्षय बोलते हैं। विघटन मतलब उसका भौतिक परिवर्तन, उसका विखंडन होना। वियोजन मतलब उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाना। यह एक स्थैतिक प्रक्रिया होती है जो उसी क्षेत्र में होती है, मतलब उसी स्थान पे होती है। स्थैतिक प्रक्रिया है ये कई तरह से हो सकती है। अपक्षय को हम डिवीजन करना चाहें तो सबसे पहले आता है जो भौतिक अपक्षय या उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? मतलब जो चट्टान है किसी का, उसका भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब उसका टूटना, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होना, उसका विखंडन होना, उसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे अलग अलग जलवायु प्रदेश होते हैं। अगर अपना शुष्क जलवायु प्रदेश है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे महाद्वीपीयता का प्रभाव ज़्यादा होता है। महाद्वीपीयता मतलब महासागर से जितनी दूरी पे कुछ स्थल है वहाँ पे महाद्वीपीयता का प्रभाव ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पे जो तापांतर होता है, दिन और रात का जो तापमान में अंतर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप महासागर के नज़दीक जाओगे तापांतर में कमी आती जाएगी, दिन और रात के तापमान में डिफरेंस कम होता है। जितना अंदर की तरफ जाओगे महाद्वीपीयता बढ़ती जाती है। मतलब क्या हुआ, दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। उसका कारण होता है कि स्थल होता है ना, वो जितनी ज़्यादा हीट अपने अंदर
उसको अवशोषित करता है उतनी जल्दी निकाल भी देता है। तो इसलिए दिन और रात का तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे भारत का उत्तरी मैदान है, राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। रात और दिन के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो अगर थार मरुस्थल का क्षेत्र है, वहाँ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है और रात को तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है, तापांतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, दिन के समय अगर तापमान बढ़ने से जो चट्टानें हैं उसमें मतलब फैलाव होता है, और तापमान कम होने से संकुचन होता है। दिन में फैलाव होगा, रात को संकुचन होगा। फैलाव संकुचन मतलब इससे क्या होगा, चट्टानें टूटने लगती हैं। आपने देखा होगा जो चट्टानें होती हैं या कोई भी जगह देखी हो जो ऊपर की पपड़ी जम जाती हैं, कहीं भी आप चीज़ नोटिस करोगे तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं या मतलब शुष्क क्षेत्र होते हैं, तापमान जहाँ पे ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आप देखोगे कि जो चट्टानें होती हैं या कोई भी स्थलाकृति है उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है, वो इसी कारण से होती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोक्लास्टिंग। टेम्परेचर की वजह से उसमें चेंज आ जाता है और पपड़ी बन के उनका वो हो रहा होता है, वेदरिंग हो रही होती है, वो पपड़ी बन के टूट रही होती है। इसका कारण यही होता है, दिन के समय वो उसमें फैलाव आता है और रात के समय संकुचन होता है। संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव, तो इससे वो टूटने लगती है चट्टानें, उसमें वेदरिंग होती है। तो इसको हम बोलते हैं थर्मोक्लास्टिंग या ड्राई वेदरिंग, या हम उसको बोल देते हैं मतलब भौतिक अपरदन होता है शुष्क क्षेत्र में, जैसे भारत के उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र में। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बर्फ़ बनती है। बर्फ़ मतलब हिम आच्छादित क्षेत्र रहता है मैक्सिमम। अगर वो जल है, वो रात के समय क्या होता है, जम जाता है। अगर दिन में थोड़ा तापमान ज़्यादा रहता है तो वो पिघल जाता है, पानी बन जाता है। तो आपने देखा हो कि जो बर्फ़ बनती है या हिम बनती है, उसका जो डेंसिटी होती है, उसका आयतन होता है, वो बर्फ़ का ज़्यादा होता है। और जो वाटर होता है उसका 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड शायद सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो मतलब ठंडा पानी और बर्फ़ उसका आयतन ज़्यादा होगा, वो ठंडा पानी होता है उसका आयतन कम होता है। तो जो चट्टानों की दरारों वगैरह में जो पानी घुसा होता है अपना, ठीक है, वो जमने के बाद फैलेगा और ठंडा पानी बनेगा जब दिन के समय में, वो संकुचन होगा। ठीक है, संकुचन फैलाव, संकुचन फैलाव, तो चट्टानों में फोर्स लगाएगा। तो उससे क्या होता है, चट्टानों में विखंडन होता है, मतलब चट्टानें टूटने लगती हैं। तो दिखता नहीं है, मतलब चट्टानें टूटने लगती है, छोटे छोटे कणों में परिवर्तन होने लगता है, छोटे छोटे कणों में टूटने लगता है। तो इसको हम फ्रोस्ट वेदरिंग बोलते हैं, इसको तुषार अपक्षय बोलते हैं। और जैसे समुद्र के किनारे है उस क्षेत्र में चले जाएं, उस क्षेत्र में क्या होता है, जो ऊपर की सतह होती है वहाँ पे नमक वगैरह रहता है, मतलब लवणीय पदार्थ वगैरह रहते हैं। जब वो पानी वगैरह उसको सोखते हैं, मतलब नमक के कण हैं जो उसको सोखते हैं, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जो कणों का आयतन बढ़ जाता है ना, उससे भी बढ़ जाएगा तो वो चट्टानों पे फोर्स लगाएगी। अगर जब वाष्पीकरण की क्रिया हो जाती है तो वो सिकुड़ने लगते हैं, तो उससे मतलब सिकुड़ेगा और मतलब फैलेगा, उससे क्या होता है, उन्हें फोर्स लगता है, उससे भी चट्टानों का विखंडन होता है। तो इस क्रिया की वजह से भी अपक्षय की क्रिया होती है, इसको हम हेलोक्लास्टिंग बोलते हैं। एलाइन मतलब लवणीय पदार्थ, तो हेलोक्लास्टिंग की प्रक्रिया होती है। तो 3-4 तरह की प्रक्रिया होती हैं, जैसे एक्सफोलिएशन मैंने बताया था, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में एक्सफोलिएशन मतलब ऊपर की परत का विखंडन, मतलब ऊपर की परत की वजह से मतलब चट्टानों का विखंडन होता है। उसके बाद हेलोक्लास्टिंग मतलब लवणीय मृदा है जहाँ पे, वहाँ पे अपक्षय होता है। ठीक है, थर्मोक्लास्टिंग जो मैंने स्टार्टिंग होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, फ्रोस्ट वेदरिंग जो हिमाच्छादित क्षेत्र है वहाँ पे होती है। तो ये अपक्षय के कुछ प्रकार होते हैं। इसके अलावा आ जाता है दूसरी तरह का, एक तो मैंने ये बताया भौतिक परिवर्तन, मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन ये पीछे की प्रक्रियाएं बताई। अब अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन की वजह से उस चट्टान का विखंडन होता है, उस चट्टान का अवसाद में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसे होंगे, अगर शुष्क क्षेत्र है कहीं, मतलब शुष्क क्षेत्र है
और वहाँ की जलवायु आर्द्र है। शुष्क आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है, वर्षा भी ठीक मात्रा में हो जाती है, मतलब वो क्षेत्र आर्द्र भी है और तापमान भी ज़्यादा है। जैसे भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह, ये सारे के सारे 7 सिस्टर जो स्टेट है अपने वो आ जाते हैं। या भारत का पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, जैसे पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है सारा का सारा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला वाले क्षेत्र आए थे, वहाँ पे क्या तापमान ज़्यादा रहता है और बरसात की मात्रा भी अच्छी खासी हो जाती है। इस तरह के क्षेत्र होते हैं ना जहाँ पे, तो वहाँ पे रासायनिक अपक्रिया के कारण चट्टानों की वेदरिंग होती है या चट्टानों का अपक्षय होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें, मतलब चूना पत्थर से बनी हुई चट्टानें, वो क्या होती है, जल की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा होती है तो वहाँ पे उनके साथ घुल के उनके अणु, उनका अपक्षय हो जाता है, वो टूटने लगती हैं। जैसे अब यूरोप है, उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है इटली के आसपास का है ना, इटली का पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह का अपक्षय ज़्यादा होता है। तो वो चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं, चूना पत्थर होता है, उसकी चट्टानें होती है, वो पानी के साथ घुल के चली जाती हैं, उससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो वो टूटने लगती है चट्टानें। ऑक्सीडेशन, जैसे कोरोजन वगैरह सुना होगा आपने, तो वायुमंडल में अगर आर्द्रता होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो कोई भी चट्टान है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन की वजह से जैसे कोरोजन लगता है ना अपना, तो उस तरह उनका विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। इन वजह से उस चट्टानों का अक्षय होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको रासायनिक अक्षय बोलते हैं। फिर तीसरी तरह का हो जाता है कि जैविक अक्षय क्या होता है, जैविक वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। जैसे बहुत से जीव होते हैं, चूहे हो गए, सांप हो गए, ये मतलब अंदर की तरफ बिल बनाते हैं चट्टानों में, बिल बनाए वो चट्टानें टूटने लगती हैं। कोई वनस्पति है, कोई वनस्पति कहीं पे उसका वनस्पति चट्टानों के अंदर से निकल के आ रही है, उनकी जड़ें फैल रही हैं, उनकी वजह से चट्टान टूट रही हैं, है ना। ये इन सभी की वजह से जैविक अक्षय होता है। ये 3 तरह के अक्षय हमने पढ़े, भौतिक, रासायनिक और जैविक। इन 3 तरह से चट्टानों का अक्षय होता है। तो ये सारा का सारा स्थैतिक प्रक्रिया होती है, चट्टानें टूट के अवसादों का निर्माण होता है, उसी जगह पे होता है, उनका स्थानांतरण नहीं होता। फिर आता है अपर्दन। अब स्थैतिक प्रक्रिया थी, अवसादों का निर्माण हो गया, मानो अब आता है अपर्दन। अपर्दन क्या है, अपर्दन के विभिन्न कारक होते हैं। पवन हो गई, पवन मतलब पवन के वायु और पवन में इतना डिफरेंस। वायु मतलब जो अपने चारों तरफ गैसेज का मिक्सचर है उसको वायु बोलते हैं। पवन क्या है, जो पवन जो क्षैतिज गति करती है ना, क्षैतिज दिशा में, उसको पवन बोलते हैं। जो पवनों की वजह से जो अवसादों का, जो अवसाद बने थे अक्षय से, उसका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। या जल है, जल नदी में जल बह रहा है, वो अवसादों को लेकर दूसरी जगह जा रही है, अवसादों का स्थानांतरण होता है जल की वजह से। जो समुद्र है, जो महासागर है, वो भी तो चल रहा है ना, वो भी अपने साथ अवसादों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कर रहा है। उस स्थानांतरण के समय जो उसके संपर्क में जो चट्टानें आती हैं, उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनको हम अपर्दन बोलते हैं। तो विभिन्न अपर्दन की क्रियाओं की वजह से भी तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपर्दन है, जो अपर्दन के लिए कारकों की ज़रूरत होती है, कारकों की आवश्यकता होती है। जैसे पवन का मैंने बताया, हिमानी ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर भी मूव करते हैं, वो भी एक कारक की तरह कार्य करते हैं। समुद्री जल धाराएँ बताया मैंने, ठीक। पवनें, नदियाँ, ये सारे के सारे बाह्य फोर्स या मतलब एक कारक की तरह कार्य करते हैं, जो अपर्दन के कार्य में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अपर्दन का हम अध्ययन करते हैं तो इसमें 4-5 क्रियाएँ पढ़नी पड़ती हैं। डेफिनेशन मैंने बताई, इसके अंदर 4-5 क्रियाएँ पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहले होती है जल गति क्रियाएँ, मतलब जो अपर्दन के कारक क्या है, जल हो सकता है, पवन हो सकता है, समुद्री लहरें हो सकती है, हिमानी हो सकती है, मतलब ग्लेशियर हो सकते हैं। 4-5 कारक होते हैं इसके। तो इन कारकों की वजह से कुछ क्रियाएँ होती है अपर्दन के दौरान। उनमें सबसे पहले होता है हाइड्रोलिक प्रोसेस या जल क्रिया। तो हाइड्रोलिक प्रोसेस क्या होता है, जब बहता हुआ जल बह रहा है, कहीं बहुत तेज़ी से बह रहा है, उसकी गति ज़्यादा है, तो जो गति ज़्यादा होने का जो चट्टानों में कटाव होता है ना, उसको हम हाइड्रोलिक प्रोसेस या जल गति क्रिया के कारण जो चेंजेज हो रहा है वो बोलते हैं। एक होता है उत्पाटन या प्लकिंग।
प्लकिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टूटना, ठीक है, तोड़कर अलग हो जाना, ठीक है। जब मतलब कोई भी हिमानी है, ग्लेशियर है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे आप, तो पर्वतीय क्षेत्र में जो ग्लेशियर बड़े बड़े आकार के होते हैं, ग्लेशियर मतलब हो सकता है कई किलोमीटर में फैले हों, उसे 500-600 मीटर का बड़ा आकार का ग्लेशियर होता है। वो जब मूव करता है ना, उसके रास्ते में जो चट्टानें आती है ना, वो उसको तोड़ते हुए चलता है। तो उसको तोड़ते हैं ना रास्ते में चट्टानों, उसको हम प्लकिंग बोलते हैं, उत्पाटन बोलते हैं, उत्पाटन की क्रिया होती है, ठीक है। मतलब कटाव हुआ, उससे भी चट्टान में परिवर्तन हुआ, उत्पाटन की क्रिया, उससे भी चट्टान विखंडित हुई, तो ये दोनों क्रियाएं होती हैं। ये दोनों कारकों की वजह से होते हैं। तीसरा जो मतलब पहला क्या था, जल गति के कारण, मतलब जल जो कारक था उसकी वजह से उत्पाटन हुआ, जो हुआ किसकी वजह से, हिमानी ग्लेशियर की वजह से। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, अपवाहन, अपवाहन होता है पवन की वजह से। अपवाहन क्या होता है, डिफ्लेक्शन, मतलब पवन है जो एक स्थान से, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में जाओगे आप, एक स्थान से मृदा के कणों को उठा के दूसरे स्थान पे लेके जाती है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, एक स्थान से दूसरी जगह पे ले जाना ही अपवाहन कहलाता है, ठीक है ना। उससे भी चट्टानों में परिवर्तन होता है, उसको हम अपवाहन बोल देते हैं। तो अपवाहन की क्रिया होती है, जो रास्ते में उसके कोई भी चट्टानें आएंगी, अगर जो छोटे छोटे कण होंगे अपवाहन के समय, मृदा के या धूल कण होंगे, वो चट्टानों से टकराते हुए जाएंगे, अब्रेशन करेंगे, उसको बोलते हैं अपघर्षण। उसके चट्टानों में टकराते हुए जाएंगे, उसका मतलब कटाव करेंगे, या अब घर्षण के कारण या अपघर्षण के कारण वो उसका कटाव करेंगे, उससे भी उसका विखंडित होता है, या चट्टानों में विखंडन होता है, जिसको हम अपघर्षण बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो कारक था अपना पवन, उसका भी योगदान था, और जो उसके अंदर जो अवसाद थे उसका भी योगदान था। इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से अपघर्षण की प्रक्रिया होती है। एक होता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण क्या हुआ, जैसे नदी के साथ कुछ अवसाद जा रहे हैं, ठीक, वो आपस में क्या करते हैं, दो मतलब अगर मान के चलो छोटे मोटे मोल्डर हैं, मतलब छोटे छोटे गुलाश में वो पत्थर मतलब नदी के साथ जा रहे हैं, वो एक दूसरे आपस में टकराएंगे, टकराने के कारण क्या उनमें घर्षण होगा, तो वो आकार उनका छोटा होता जाएगा, उससे भी चट्टानों में परिवर्तन आता है, इसको सन्निघर्षण बोलते हैं। तो ये 3-4 प्रक्रियाएं होती हैं जो अपरदन के दौरान होती हैं, तो इससे भी चट्टानों में परिवर्तन होता है। तो जैसे अपरदन है, अगर हम स्थल आकृतियाँ देखेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे जल का अभाव होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर अपना पवन है जो वो एक कारक की भूमिका निभाता है, वो पवन के कारण ही वहाँ पे अपरदन की क्रिया होती है। और जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे आर्द्र जलवायु क्षेत्र हैं, वहाँ पे नदियाँ हैं ना, नदियाँ अपने स्थल रूप सतह पे सबसे ज़्यादा अपरदन का कारक के तौर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उससे अलग अलग तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे अगर हम पढ़ना चाहें तो जो नदियाँ होती हैं उनका उद्गम क्षेत्र लगभग हाइट पे होगा या पर्वतीय क्षेत्र में होगा, है ना। वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह बनते हैं, वहाँ से नदियों का उद्गम होता है। जैसे बात की हिमालय की नदियाँ देखोगे आप तो मैक्सिमम 2000 या 3000 हाइट पे उनका उद्गम क्षेत्र होता है और वो मैदानों की तरफ बहती हैं। उत्तरी भारत की नदियाँ देखोगे ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में गिरती हैं, वो हाइट से चलती हैं और मैदानों की तरफ आती हैं, तो वो अपरदन का कार्य करते हैं। जो उनमें विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, अगर वो हाइट से चलती हैं तो सबसे पहले जहाँ पर निर्माण होता है उसका उद्गम क्षेत्र होता है और मुहाना होता है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो सबसे पहले वो अपरदन की क्रिया से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उससे उसका शीर्षवर्ती मतलब हेडवर्ड, उसका सामने की तरफ अपरदन ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होगा, नदी चल रही है तो सामने की तरफ अपरदन होगा, सामने की तरफ कटाव करेगी, तो क्या होगा, उससे नदी की लंबाई में वृद्धि होगी, मतलब शीर्षवर्ती अपरदन होता है। अगर उससे थोड़े से हाइट से नीचे की तरफ जाएगी, लंबाई बढ़ जाती है, उसके बाद में थोड़ा सा 2000 मतलब मीटर से अगर नीचे की तरफ उतरती है नदी, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, गति मतलब हाइट की वजह गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने के कारण उसका जो नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अपरदन स्टार्ट हो जाता है, मतलब नदी की गहराई बढ़नी स्टार्ट हो जाती है।
तो नीचे की तरफ अवर्धन होगा और विविध तरह की घाटियों का निर्माण होगा। अगर आप हिमालय के 1000 मीटर या 1500 मीटर के आसपास का क्षेत्र देखोगे, वहाँ पे जो नदियों की मैक्सिमम जितनी भी नदियाँ हैं वहाँ का जितना भी देखोगे ना आप, तो वहाँ पे आकार वी आकार की घाटियाँ मिलेंगी, आप गहरी गहरी घाटियाँ मिलेंगी, चौड़ाई अधिक नहीं मिलेंगी। तो नीचे की तरफ या ऊर्ध्वाधर अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है। धीरे धीरे मैदानों की तरफ उतरेंगी नदियाँ, जैसे हरिद्वार है, वहाँ से जैसे अपनी गंगा नदी है मैदान में निकल जाती है, वहाँ से मैदानी एरिया में प्रवेश कर जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर अपर्दन है, जो मतलब वर्टिकल अपर्दन है, नीचे की तरफ जो कटाव है वो कम हो जाता है और वहाँ से नदी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। और जो पार्श्व अपर्दन है ना, जो दोनों तरफ की दीवारें हैं, वहाँ पे अपर्दन बढ़ने लगता है। जो नीचे की तरफ कटाव है वर्टिकल अपर्दन वो कम होने लगता है, जिससे नदी की चौड़ाई तो बढ़ने लगती है और जो अवसाद की मात्रा होती है उसके अंदर, जो अवसाद बने स्टार्टिंग में बताया, वो सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं, तो पानी की गति कम हो जाती है और जो पार्श्व अपर्दन है, जो दीवारों पे अपर्दन है, वो चौड़ाई बढ़ाते चले जाते हैं और इस तरह से नदी मूव करती है। ठीक है, अपर्दन के कारण ये सारी की सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गंगा की जो नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, स्टार्टिंग में निकलती है। सबसे पहले पार्श्व अपर्दन किया, अपना एडवर्ड अपर्दन किया था, लंबाई बढ़ी थी। फिर हरिद्वार से पहले वो भी तरह की घाटियाँ बनाती हैं, है ना, वर्टिकल अपर्दन करती है। हरिद्वार से बाद में मैदानी क्षेत्र में परिवर्तन कर जाती हैं, वहाँ से उसकी चौड़ाई बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, गति कम हो जाती है, अवसाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। एंड जो है उसका पश्चिम बंगाल में और वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करते हैं, मतलब इतनी स्लो हो जाती है, इतने ज़्यादा अवसाद हो जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह का डेल्टा बनाने लगती है। वो बहुत सी छोटी छोटी नदियों में चली जाती है, इतनी स्लो चलती है, खूब दूर तक पानी फैलता है, मतलब है ना, डेल्टा बन जाता है अवसादों की वजह से। आज का टॉपिक यही था। तो स्टार्टिंग मैंने बताया था अक्षय, है ना, और फिर आ जाता है अपर्दन, और मैंने जो मतलब मास वेस्टिंग या जो भूस्खलन बताया था वो बताया था। अभी 2021 शायद फरवरी की बात है, और ऋषि गंगा नदी या अलकनंदा नदी जो उत्तराखंड में, वहाँ पे घटना हुई थी, बहुत जान माल की हानि हुई थी। क्या होता वहाँ पे भी यही कारण था, भी जो वहाँ का ग्लेशियर था वो गुरुत्वाकर्षण के कारण या वहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसकी वजह से वो सारा का सारा भूस्खलन हो गया था। अलकनंदा नदी थी और ऋषि गंगा नदी थी, वहाँ पे एक तपोवन डैम था, तो मतलब वो बहने की वजह से वहाँ पे बाढ़ की स्थिति हो गई थी। और तपोवन डैम था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, वहाँ पे 2 सुरंगें बनी हुई थी, तो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे उनका नुकसान भी हुआ था काफ़ी। अभी तो शायद फरवरी की बात है, तो काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आज का टॉपिक यही था, डेनुडेशन, अनाच्छादन। अनाच्छादन एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 3 तरह की प्रक्रियाएँ हमने पढ़ी, अक्षय, अपर्दन और मास वेस्टिंग, है ना, जिसको हम बृहद संचलन या भूस्खलन बोलते हैं। और अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।